हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए आज हम वन लाइनर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी? 1976 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित हुई थी। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को आई थी और इसका लक्ष्य था 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना। इस नीति का क्या उद्देश्य था कि 2045 तक हम जनसंख्या को स्थिर कर सकें। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या के सम समायोजन के चक्र में जो जनसंख्या का सम समायोजन का चक्र है उसका किससे संबंध है। तो एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया है कि जनसंख्या का जो सम का समायोजन है वह एक संक्रमण सिद्धांत है। तो जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यह आपकी परीक्षा में कई बार आ चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी और दुनिया का पहला देश था ऐसा भारत की जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि भारत को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही थी। जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। और डेमोग्राफी कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एपिग्राफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी में अध्ययन किया जाता है अभिलेखों का। किस चीज का? अभिलेखों का। जनसांख्यिकी के जनक हैं माल्थस। जनसांख्यिकी के जनक माल्थस हैं और गुइलोड ने 1855 ईस्वी में पहली बार जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था और 1862 ईस्वी में जॉन ग्रोंट ने विधिवत इसका अध्ययन शुरू किया था। जनसांख्यिकी के जनक कौन है? माल्थस हैं और गुइलोड ने 1855 में पहली बार जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया और 1862 ईस्वी में जॉन ग्रांट ने विधिवत अध्ययन शुरू किया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अभी तो दूसरा है, पहला चीन का है, लेकिन अभी जनसंख्या जो आंकड़े हैं उनसे पहले ही सब अनुमान से बता रहे हैं कि भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जनसंख्या पारंगत त्रिस्तरीय मॉडल के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को किस रूप में जाना जाता है? तो आप बताओगे, परीक्षा में आ जाता है कि परिप्रेक्ष्य को जनसंख्या पारंगत त्रिस्तरीय मॉडल के रूप में जाना जाता है। ऐसी कौन सा परिप्रेक्ष्य है? तो आप बताओगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसको जनसांख्यिकीय पारंगत त्रिस्तरीय मॉडल के रूप में जाना जाता है। और थॉमसन ने संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किया था और पारंगत त्रिस्तरीय मॉडल के बारे में बताया था। और किस चीज पे बताया था? पारंगत त्रिस्तरीय मॉडल के बारे में बताया था। और किसका आकलन करने के बाद? उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर का आकलन करके उन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की क्या मान्यता है? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो भोजन आवश्यक। उन्होंने कहा कि भोजन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है, उनके लिए सबसे जरूरी क्या हो जाता है? भोजन, क्योंकि भोजन के बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य क्या, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और सेकंड बताया था उन्होंने, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी कि जब व्यक्तियों की कमी होगी तो क्या होगा? कृषि नहीं हो पाएगी। तो पुराने व्यक्ति क्या सोचते थे पुराने टाइम में कि जितने ज्यादा परिवार में सदस्य होंगे कार्यों में उतना ही सहयोग मिलेगा और अत्यधिक मेहनत करेंगे, जिससे कृषि में अच्छी फसलें होंगी, अच्छी उत्पत्ति होगी, हमारी कृषि तेजी से विकसित होगी। तो फिर क्या था? जनसंख्या के साधनों का उन्होंने निर्धारण बताया कि जब ये सारी चीजें मनुष्य के पास होंगी, खाने के लिए भोजन होगा और उसके पास कृषि प्रचुर मात्रा में होगी, उसकी फसल अच्छी होगी, तो वह जनसंख्या के साधनों का निर्धारण स्वयं करेगा। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है? कौन कह सकता है? ऐसा कहा था माल्थस ने। किसने कहा था? माल्थस ने। माल्थस ने यह कहा था कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में भी मनुष्य का ही सहयोग है और जो भी वह कार्य करता है उसके लिए वह
स्वयं जिम्मेदार होता है और अपनी गरीबी का स्वयं का कारण बनता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 933 थी और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 943 थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 933 और 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार थी 943। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या उत्तरदायी है? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए शैक्षणिक स्तर जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि जब व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वह जनसंख्या के बारे में नहीं सोचेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, भविष्य में अत्यधिक जनसंख्या हो गई और बच्चों के पास रोजगार नहीं होगा, उनके माता पिता के पास अब रोजगार नहीं है, भविष्य में बच्चों के पास भी रोजगार नहीं होगा तो वह क्या खाएंगे। तो इसलिए शिक्षा का स्तर अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि जब उनके पास शिक्षा नहीं होगी तो जनसंख्या वृद्धि के लिए वे उत्तरदायी माने जाएंगे, क्योंकि शैक्षणिक स्तर इसके लिए अत्यंत सहायक होता है। शिक्षा से ही व्यक्ति को पता चलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय परिवार नियोजन संघ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत 1949 में हुई थी और स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन है, मुख्यालय इसका मुंबई है और स्थापना की थी धनवंती रामाराव ने। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत 1949 में हुई थी, स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन है, मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना की थी धनवंती रामाराव ने। एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट आउट कर लेंगे। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियोजित पैरहुड फेडरेशन की स्थापना, ये कब हुई थी? 29 नवंबर को 1952 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? मार्गरेट सेंगर इसके संस्थापक थे और लेडी रामाराव। कौन थे संस्थापक? मार्गरेट सेंगर और लेडी रामाराव संस्थापक थे और स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1952 को और मुख्यालय है लंदन में। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये भी 1952 में ही शुरू हुआ था। परिवार नियोजन का नाम बदलकर क्या रखा गया? परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। पहले क्या नाम था? परिवार नियोजन कार्यक्रम नाम था, लेकिन फिर 1977 में परिवार नियोजन नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम इसका नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की देश भर में कितनी शाखाएं हैं? तो स्थानीय शाखाएं हैं 40 और स्थायी जो क्लिनिक है वो है 39। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की देश भर में शाखाएं, स्थानीय शाखाएं 40 हैं और स्थायी क्लिनिक 39 हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र का क्या कार्य होता है? परिवार नियोजन और माता और शिशु की देखभाल और इसके बारे में माता और शिशु और परिवारों को जागरूक करना राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र का कार्य है। ऐसी योजनाएं चलाना जिससे माता और शिशु के प्रति लोगों में जागरूकता आए कि कैसे कैसे माता और शिशु की देखभाल कर सकते हैं और कैसे परिवार नियोजन कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एग्जाम में आने के पूरे चांस है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष रतनमाला एम देसाई है। परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधि होती है? स्थायी और अस्थायी विधि परिवार नियोजन की होती है। महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टमी महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन क्या करता है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष हमारा कौन सा है? 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष है 2000। क्या है? 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000, इसको भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आयुसीडी 380 ए 10 वर्षों तक प्रभावी रहता है और आयुसीडी 375 ए 5 वर्षों तक प्रभावी रहता है। इसको याद करने की ट्रिक भी याद रखना कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि आयुसीडी 380 ए यानी कि इसमें लास्ट में 8 के बाद 0 है और ये 10 वर्षों तक प्रभावी रहता है, तो इसको इसको हम याद रखेंगे कि इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 10 वर्षों तक प्रभावी हो जाएगा। और फिर जैसे कि ये 375 ए है तो इसमें लास्ट में 5 है, तो इसमें भी ये 5 वर्षों तक प्रभावी होता है। इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे तो ये भी हमारे अच्छे से लर्न हो जाएगा। हमारे दो नारे की शुरुआत कब हुई थी?
1952 में इसकी शुरुआत हुई थी और नारा लिखने वाले कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में हम दो हमारे दो नारे की शुरुआत हुई थी। द सोशल सिस्टम बुक किसने लिखी? तो ये द सोशल सिस्टम बुक पार्सन्स ने लिखी थी। कल्चर सोशियोलॉजी गिलिन व गिलिन ने लिखी थी। संघर्ष थ्योरी और संरचनात्मक सिद्धांत को जोड़ने वाले कौन थे? लेविस कोजर थे। अब देखेंगे हम परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत कि किस किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है? यौन साम्यवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया था? बिफाल्ट, फेजर और मॉर्गन ने यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत देने वाले बिफराल्ट थे। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत देने वाले प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन थे। एक विवाह सिद्धांत देने वाले वेस्टरमार्क, मेलिनोवस्की थे। उद्विकास सिद्धांत देने वाले मार्गन, मैक्लोनिनल और बैक्लोफन थे। और प्रगतिवादी सिद्धांत आर्गमन ने दिया था। यौन साम्यवाद सिद्धांत किसने दिया था? यौन साम्यवाद सिद्धांत देने वाले विफ्राल्ट, फेजर और मॉर्गन थे। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत देने वाले विफ्राल्ट थे। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत देने वाले प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन थे। एक विवाह सिद्धांत देने वाले वेस्टरमार्क, मेलिनोवस्की थे। और विकासीय सिद्धांत मॉर्गन, मैक्लिनन और बेकोफन ने दिया। और प्रगतिवादी सिद्धांत आगमन और वार्ट ने दिया था। अब देख लेते हैं धर्म के सिद्धांत कि धर्म के सिद्धांत किस किसने दिए थे। प्रेत सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर ने प्रेत सिद्धांत दिया था। मानवीय विवेक सिद्धांत किसने दिया था? चरबरी के हर्बर्ट जॉन टैलेंट ने मानवीय विवेक सिद्धांत दिया था। भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत भी जिसको कहा जाता है वो किसने दिया था? वो समनर और केलर ने दिया था। किसने दिया था? समनर व केलर ने। प्रेत सिद्धांत स्पेंसर ने दिया। मानवीय विवेक सिद्धांत चरबरी के हर्बर्ट जॉन टैलेंट ने दिया। भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत समनर व केलर ने दिया। और जादू टोने की असफलता व धर्म का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? वो दिया था फ्रेजर, हिगल, मैकडोनाल्ड ने। और रहस्यवादी सिद्धांत किसने दिया? रहस्यवादी सिद्धांत हाउर ने दिया था। और लास्ट में देख लेते हैं प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक। पुस्तकें आपको बहुत सारी याद करनी है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी। उसी में मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक। तो उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे एडवर्ड टाइलर। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।